चलिए इकोनॉमी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए हम मनी एंड बैंकिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। हमारे पिछले लेक्चर के वाया हमने हाई पावर्ड मनी, उसके सोर्सेज, उसके यूजेस बहुत अच्छे से कवर किए। उसके पहले लेक्चर में हमने हाई पावर्ड मनी, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, मनी क्रिएशन, मनी सप्लाई, ये सारा कुछ बहुत विस्तार से समझा। सारी कहानी इस चीज़ के इर्द गिर्द घूम रही है कि मनी सप्लाई कैसे होता है, मनी सप्लाई का क्या रोल है इकोनॉमिक पॉलिसी में। क्योंकि इकोनॉमिक पॉलिसी अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर देखें तो वो कुछ आउटकम्स को डिज़ायर करती है। उसकी कुछ डिज़ायर्स हैं एम्प्लॉयमेंट के फ्रंट पे, प्रोडक्शन के फ्रंट पे, डिमांड एंड सप्लाई के फ्रंट पर। एक मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी की कुछ डिज़ायर्स होती हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी की ये डिज़ायर ओवरऑल हमारे देश की इकोनॉमिक पॉलिसी के वाया ही सेटिस्फाई की जाएंगी। इस इकोनॉमिक पॉलिसी में, किसी भी देश की इकोनॉमिक पॉलिसी में मनी सप्लाई का क्या रोल है, मनी इन आउटकम्स को कैसे इम्पैक्ट कर रही है, ये इम्पॉर्टेंट है समझना। और ऐसे में अगर मनी सप्लाई लिटरली इन मैक्रो इकोनॉमिक आउटकम्स को इम्पैक्ट कर रहा है तो फिर मनी सप्लाई को कौन इम्पैक्ट कर रहा है डिज़ायरेबल मैक्रो इकोनॉमिक आउटपुट अचीव करने के लिए। डिज़ायरेबल मैक्रो इकोनॉमिक आउटपुट अचीव करने के लिए मनी सप्लाई को फिर कौन रेगुलेट कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल कि क्या मनी सप्लाई रेगुलेट होके वो डिज़ायरेबल आउटकम्स अचीव हो सकते हैं। तो इसका मतलब मनी सप्लाई रेगुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। द कंट्रोल ऑन मनी सप्लाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये किस तरह के कंट्रोल्स हैं, ये कौन से मेजर्स हैं जिनके वाया मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। उन मेजर्स के तहत कौन से टूल्स हैं जिन्हें यूटिलाइज़ किया जाता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। किन सिचुएशंस में मनी सप्लाई इंक्रीज़ किया जाता है और किन सिचुएशंस में डिक्रीज़ किया जाता है। इंक्रीमेंट के क्या आउटकम्स हैं, डिक्रीज़ होने से क्या आउटकम्स आते हैं, ये सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। लेकिन बेस है द मनी सप्लाई, दैट इज़ द मॉनेटरी सिस्टम ऑफ द कंट्री। और जैसे में इस मॉनेटरी सिस्टम को कैसे रेगुलेट करते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं, ये मॉनेटरी पॉलिसी पे डिपेंड करता है। मॉनेटरी पॉलिसी किस मैनर में, किस मेजर्स, किन टूल्स के वाया एग्जीक्यूट होती है, मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन कैसे होता है, मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स के वाया लिए गए डिसीजंस कैसे आगे ट्रांसमिट होते हैं और मनी सप्लाई को इम्पैक्ट करते हैं, ये सारा समझना ज़रूरी है। तो इसीलिए आज का हमारा टॉपिक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति। आज आप मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में समझेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझेंगे। हम इसके तहत मॉनेटरी पॉलिसी 2016 से पहले क्या स्ट्रक्चर फॉलो करती थी और 2016 के बाद क्या फॉलो करती है, मॉनेटरी पॉलिसी क्यों ज़रूरी होती है। ब्रॉडली दो तरह की मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं, वो कौन सी हैं, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी और कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स क्या क्या हैं, क्वांटिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स होते हैं द क्वांटिटेटिव टूल्स, और क्वालिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स होते हैं द क्वालिटेटिव टूल्स। हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और फिर हर टूल को अच्छे से समझेंगे और उसमें आई सारी रीसेंट चेंजेस को हम समझेंगे, ये कैसे काम करते हैं हम समझेंगे। हम क्वांटिटेटिव टूल्स पर इम्पॉर्टेंट एम्फेसिस रखेंगे और उसके तहत हम सारी चीज़ें जैसे कि बैंक रेट क्या होता है, बेस रेट क्या होता है, MCLR क्या होता है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज़ जैसे कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस OMOs क्या होते हैं, सारी चीज़ों को बहुत SDF क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों को डिटेल में समझेंगे। इसके अलावा हम क्वालिटेटिव मेजर्स को भी समझेंगे। तो सारे मेजर्स आपके होने वाले हैं, हर तरह के MCQ और हर तरह के मेंस के क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट्स आपकी सर्व होंगी। NCERTs में जो बातें दी हैं वो हमारा बेस होंगी, लेकिन हम उसे एलेबोरेट करेंगे, थोड़ा उससे ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे क्योंकि वो डिज़ायरेबल है एग्ज़ाम के क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट को देखते हुए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट को देखते हुए। शुरुआत करते हैं। हमने चैप्टर हम कवर कर रहे हैं मनी एंड बैंकिंग और उसमें आज हम पढ़ रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में जो लिखा है हल्का सा देखते हैं, फिर जो लिखा है ये कितना सार्थक है जस्टिफाई करेंगे। लिखा है कि इट इज़ अ क्रिटिकल इकोनॉमिक मैनेजमेंट टूल। तो क्योंकि पहले तो लार्जर एलिमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी ही है, इकोनॉमिक पॉलिसी में कोई ना कोई इकोनॉमिक मैनेजमेंट टूल होना चाहिए। इकोनॉमी को मैनेज करना है, यू नीड सम सॉर्ट ऑफ टूल टू मैनेज द इकोनॉमी। सो उन टूल्स में से इट इज़ अ वेरी वेरी क्रिटिकल टूल। इट इज़ वेरी क्रिटिकल टूल इन द सेंस इट इज़ वेरी मच रिफ्लेक्टिव इन द इकोनॉमी, इट इज़ वेरी मच इफ़ेक्टिव। इसका इफ़ेक्ट काफ़ी आता है, ये बहुत रिफ्लेक्ट होता है।
जैसे ही आप इस टूल को यूटिलाइज़ करते हैं, चाहे आपने एक्सपेंशनरी पॉलिसी के लिए किया या कॉन्ट्रैक्शनरी, वो रिजेंबल होना शुरू हो जाता है इकोनॉमी के अंदर, उसके इम्पैक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है। इट इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल। ये आपको डिज़ायरेबल आउटकम दिलाने में तुरंत कारगर सिद्ध होने लग जाता है। ओके, बड़े पैमाने पर बदलाव ले भी आता है, और जैसे डिज़ायरेबल चेंजेस हैं, उन डिज़ायरेबल चेंजेस को लाने में काफ़ी सटीक बैठता है। ये सारे एलिमेंट ऐसे जो इसको क्रिटिकल बनाते हैं। वाई इट इज़ सो क्रिटिकल, दैट इज़ वाई इट इज़ क्रिटिकल। इन्फ्लेशन हो गया, आप मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स को इस्तेमाल कीजिए, आप कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी फॉलो कीजिए, आपको इन्फ्लेशन डाउन आती दिखेगी। सो इट इज़ वेरी क्रिटिकल टू द इकोनॉमिक पॉलिसी। वाई? बिकॉज इट कैन ब्रिंग डाउन द इन्फ्लेशन इफेक्टिवली, और जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आप इकोनॉमिक ग्रोथ को मेंटेन रखना चाहते हैं स्टेबल पाथ पे। तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप हाइपर इन्फ्लेशनरी स्टेज में ना जाएं, उसे नीचे ले आएँ। ओके, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये इसलिए क्रिटिकल माना जाता है। सो इट इज़ अ क्रिटिकल इकोनॉमिक मैनेजमेंट टूल। इट हेल्प्स द RBI एंड द गवर्नमेंट टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी। आप मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं, मैनेज द इन्फ्लेशन, आप महंगाई को मैनेज कर पाते हैं, एंड अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, आप इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अचीव करते हैं क्योंकि प्राइस स्टेबिलिटी अचीव करते हैं। किसी भी सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि इंस्टीट्यूशंस जो पॉलिसीज़ बना रहे हैं, वो पॉलिसीज़ के जो आउटकम्स आ रहे हैं, वो आउटकम्स आने के लिए थोड़ा टाइम मिले, और वो पॉलिसीज़ जो बनाई जाती हैं किसी भी समय में जो प्रिवेलिंग प्राइजेस होते हैं उनको ध्यान में रख के बनाई जाती हैं। इसीलिए वो प्राइजेस बहुत ज़्यादा टर्बुलेंट ना हो, वो बहुत ज़्यादा स्टेबल ना हो, अगर वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल ना हो। अगर वो बहुत ज़्यादा टर्बुलेंट और अनस्टेबल हुए तो मौजूदा समय में प्रिवेलिंग जिन भी प्राइजेस को ध्यान में रख करके वो पॉलिसी बनाई गई है, वो पॉलिसी में बहुत जल्दी बदलाव लाने पड़ेंगे, क्योंकि जिस समय के प्राइजेस को ध्यान में रख के वो पॉलिसी बनाई गई थी, प्राइजेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से बदल रहे हैं, टर्बुलेंस है। इसलिए डिज़ायरेबल रिज़ल्ट अचीव करने में जो टाइम आपकी पॉलिसी मांग रही थी, वो टाइम उसे मिलेगा नहीं। डिमांड उसकी जिस टाइम की थी वो टाइम उसे मिलेगा नहीं। अनसर्टेनिटीज़ ज़्यादा हो जाएंगी। जब भी इकोनॉमी में अनसर्टेनिटीज़ हों, इन्वेस्टमेंट में अनसर्टेनिटीज़ आ जाती हैं, आप उतनी स्टेबिलिटी से इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको क्लैरिटी ही नहीं हो पाएगी। जैसे सपोज़ कीजिए कि आज की डेट में एक अनसर्टेनिटी है स्टॉक मार्केट को लेकर के, एक अनसर्टेनिटी है गोल्ड प्राइजेस को लेकर के। क्लैरिटी नहीं है बढ़ेंगे या गिरेंगे, ये भी क्लैरिटी नहीं है कि किस प्रोपोर्शन में बढ़ सकते हैं, कितने गिर सकते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टर्स आपने देखे होंगे वो इस समय कैश होल्डिंग में बिलीव कर रहे हैं, बिकॉज देयर इज़ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटीज़ इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं होती, क्योंकि जो पॉलिसीज़ आप अपनाते हैं वो इकोनॉमी को जाकर के डिज़ायरेबल आउटकम के लिए बदलने वाली होती है। इसके लिए एक टाइम की ज़रूरत होती है, वो टाइम नहीं मिल पाता। अगर अनसर्टेनिटीज़ बहुत ज़्यादा हों तो बहुत क्विक ट्रांजिशंस आती हैं, बहुत फास्ट। ऐसे में ऐसा माना जाता है इकोनॉमी में, अगर आप एक इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए आपको इफ़ेक्टिव पॉलिसी मेकिंग करना है। वो इफ़ेक्टिव पॉलिसी मेकिंग किसी भी कंट्री की सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल कंडीशंस को देख के की जाती है, और उसके आउटकम्स आने में एक सर्टेन पीरियड की ज़रूरत होती है। वो नहीं मिलेगा उसे टाइम, और वो आउटकम्स नहीं आ पाएंगे अगर अनस्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, ख़ास तौर प्राइजेस की फील्ड में। इसलिए प्राइस स्टेबिलिटी एक प्री कंडीशन या एक बेस माना जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेनेबल मैनर में अचीव करने के लिए। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करना चाहते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। प्राइसेस को स्टेबल करने के लिए जो कंटिन्यूस एफर्ट्स किए जाते हैं वो मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स ही हैं। इसलिए ज़्यादा फोकस RBI का और गवर्नमेंट्स का प्राइस स्टेबिलिटी पे रहता है कि हमें टाइम चाहिए। हमने जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए हैं, हम जो फंडामेंटल चेंजेस लेकर के आए हैं देश के लॉज में, इकोनॉमी में, इंफ्रास्ट्रक्चर की फील्ड में, उनके आउटकम्स आने में ये टाइम चाहिए। बट इस दौरान अगर प्राइस अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा टर्बुलेंट रहा तो फिर वो आउटकम्स नहीं आ पाएंगे। हमें क्विक चेंज होना पड़ेगा नई पॉलिसीज़ की तरफ। सोसाइटी ऐसे फंक्शन नहीं कर सकती। यू कैन नॉट फंक्शन लाइक दिस। आपने रिसोर्सेज एलोकेट किए हैं किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को, आपको अब उसकी यील्ड आने के लिए टाइम वेट करना है। तो ऐसे में प्राइस स्टेबिलिटी मेन स्टे हो जाता है
इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेनेबल मैनर में अचीव करने का। तभी कंसिस्टेंट मैनर में इन्वेस्टमेंट्स आ पाती हैं, तभी कंसिस्टेंटली एक डिमांड भी बनी रहती है, तभी कंसिस्टेंट मैनर में प्रोडक्शन भी होता है, कैपिटल स्टॉक बिल्डअप होता है। तो चीज़ों में कंसिस्टेंसी आनी शुरू होती है, और जब कंसिस्टेंसी होती है तो प्रिडिक्शंस जो हैं वो करेक्ट होने लगती हैं, सर्टेनिटीज़ आ जाती हैं ना। जो सर्टेनिटीज़ आपको रिक्वायर्ड है कि यू कैन प्रिडिक्ट द थिंग्स, और इकोनॉमी इज़ ऑल अबाउट प्रिडिक्शंस कि आप अगले 3 महीनों में या 6 महीनों में किस दिशा में जाने वाले हैं। हमें नहीं जाना है उस दिशा में, तो ये टूल्स अपना के ये चेंजेस लाओ। ये चेंजेस क्या रिजल्ट लाएंगे? अगर ऐसा ही नहीं हो रहा है, ना तो उस दिशा में जा रहे हैं और ना ही जो टूल्स अपनाए थे वो रिजल्ट ला रहे हैं, हाई लेवल अनसर्टेनिटीज़। तो अनसर्टेनिटीज़ अगर इतनी ज़्यादा हैं तो फिर बात नहीं बनती। इसलिए प्रिडिक्शंस गिरनी शुरू हो जाती हैं, और प्रिडिक्टेबिलिटी आपकी करेक्ट काम करे उसके लिए सर्टेनिटीज़ रिक्वायर्ड है, और सर्टेनिटीज़ मेंटेन करनी पड़ती हैं। भगवान गॉड गिफ्टेड तो होती नहीं, और उसकी मेंटेनेंस के लिए प्राइस स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। प्राइस स्टेबिलिटी के लिए हमने मेजर्स अपनाए हैं, और मेजर्स में से जो क्रिटिकल मेजर है हमारा वो मॉनेटरी पॉलिसी है। इसीलिए एक क्रिटिकल इकोनॉमिक मैनेजमेंट टूल है। तो जब हम पढ़ रहे हैं, हम अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं, आप इकोनॉमी पढ़ रहे हो, यू आर नॉट रीडिंग द इंग्लिश, लर्निंग द इंग्लिश। तो इंग्लिश नहीं पढ़नी है हमने इकोनॉमी पढ़नी है कि वो क्या रहा, इस बात को ध्यान देना। ऐसे हिंदी में नहीं, ये एक इकोनॉमिक मैनेजमेंट टूल है, इट इज़ इकोनॉमिक क्रिटिकल, ये क्रिटिकल कैरेक्टर का इकोनॉमिक मैनेजमेंट टूल है। कोई पूछे वाई सो क्रिटिकल, वाई सो क्रिटिकल, दैट्स द क्वेश्चन। दिस इज़ द रीज़न इट इज़ क्रिटिकल, एंड अल्टीमेट इज़ कि आप इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अचीव करते हैं, आप इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अचीव करते हैं जो कि ज़रूरी है, और वो डिपेंड करती है कि सर्टेनिटीज़ रहें। सर्टेनिटीज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट एक सर्टेनिटी यहाँ पर है द स्टेबिलिटी ऑफ प्राइसेस, और वो प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन की जाती है मनी सप्लाई की मदद से। मनी सप्लाई की मदद से, क्योंकि आप फिर इन्फ्लेशन को मैनेज कर पाते हैं कि ज़्यादा रखनी इन्फ्लेशन की कम रखनी है, यू कैन मैनेज इट। सो मॉनेटरी पॉलिसी इज़ अ क्रिटिकल इकोनॉमिक मैनेजमेंट टूल। It helps the RBI and the government to control the supply of money, manage inflation and achieve economic stability. अब ये इकोनॉमी की ब्रांच में किस ब्रांच का टूल है? इट इज़ अ मैक्रो इकोनॉमिक टूल। इट्स अ मैक्रो इकोनॉमिक टूल। इट इज़ अ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी टूल यूज्ड बाय द सेंट्रल बैंक्स ऑफ द कंट्री। और भारत के केस में अब जब RBI तो मैंने सेंट्रल बैंक, तो अब मैं जगह जगह पे सेंट्रल बैंक नहीं लिखूँगा, RBI लिखूँगा। It is a macroeconomic policy tool used by the Reserve Bank of India to influence the money supply in the economy to achieve certain macroeconomic goals. What are those macroeconomic goals? Those macroeconomic goals are accelerating the growth of the economy. So growth of the economy. We need desirable outcomes, और उन outcomes में पहली outcome the growth of the economy. Another outcome that we desire, price stability. So maintaining the price stability. Another outcome that we desire, generating employment. So employment. Another outcome that we desire, stabilizing the exchange rate. So exchange rate stabilization, जिसका बड़ा रोल है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, जिसका बड़ा रोल है करंट अकाउंट डेफिसिट्स में, ओके, जिसका बड़ा रोल है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में। सो जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एक मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी टूल है, वो इसी से पता लग जा रहा है कि ये अचीव क्या करने वाला है। तो ये अचीव जो चीज़ें कर रहा है वो एक मैक्रो इकोनॉमी का सब्जेक्ट मैटर है। ये जो चीज़ें अचीव कर रहा है वो किसका सब्जेक्ट मैटर है? मैक्रो इकोनॉमी का। इज़ दैट क्लियर? सो दैट इज़ वाई इट इज़ अ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी टूल यूज्ड बाय द RBI टू इन्फ्लुएंस द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी फॉर व्हाट? टू अचीव सर्टेन मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स। ओके, द गोल्स हेयर मैंने ऑब्जेक्टिव के रूप में लिखे ही हुए हैं। दैट इज़ एक्सेलरेटिंग द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी, generating employment and stabilizing the exchange rate. Very good. So it involves the use of monetary instruments. अब ultimately इन macroeconomic goals को achieve करने के लिए RBI इन macroeconomic policy tools का use करता है। वो कौन से हैं? So the use of monetary policy instruments by the RBI to regulate the availability of credit in the market. तो ultimately हम तब से ये समझ रहे हैं कि हम किसको मैनेज करने वाले हैं। हम मैनेज करने वाले हैं, हम इन्फ्लुएंस करने वाले हैं मनी सप्लाई को। अब मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करने वाले हो कौन करेगा? RBI करने वाला है। क्यों करने वाला है? अल्टीमेटली क्योंकि वो कुछ मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स अचीव करना चाहता है।
वो मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स आपके सामने मैंने अभी मेंशन किए, 1 2 3 4। और ये मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स वो कैसे अचीव करेगा? वो मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करेगा। द मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स, जिन्हीं मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स को यहाँ पर पॉलिसी टूल्स भी कहा गया है, तो वो मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करेगा। और वो मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स आखिर में करेंगे क्या? मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करने के लिए करेंगे क्या? तो वो मॉनेटरी टूल्स या मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स रेगुलेट करेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट को इन द मार्केट। ओके, तो इसीलिए सीधा रिश्ता मॉनेटरी पॉलिसी का क्रेडिट सप्लाई से जुड़ा है। सो द डायरेक्ट रिलेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज एसोसिएटेड विद द क्रेडिट सप्लाई। इज दैट क्लियर? क्रेडिट सप्लाई। लेकिन बीच का सारा खेल हमें आना चाहिए, हम यूपीएससी के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। ओके, तो हमें ये सारी बातें आनी चाहिए। हमें अपनी बात लिखनी भी है राइटिंग में, जब मेंस में ये मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स पूछे जाएंगे तो हमें पता होना चाहिए। सो अल्टीमेटली आरबीआई कुछ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी टूल्स को यूज़ करता है मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करने के लिए, ताकि वो कुछ मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स अचीव कर सके। अब अल्टीमेटली ये जो मनी सप्लाई है इन्फ्लुएंस होगी इन मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करके। जो मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स हम आगे पढ़ने वाले हैं, वो मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स अल्टीमेटली किस चीज़ को रेगुलेट करने वाले हैं इकोनॉमी में या मार्केट में? क्रेडिट की अवेलेबिलिटी को। सो अवेलेबिलिटी ऑफ द क्रेडिट का रेगुलेशन होगा, उसके वाया मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाएगा। मैं बताता हूँ कैसे। इतनी बात समझ में आई? अब मैं यहाँ पर एक चीज़ लिखता हूँ, वर्क कर रहा है, एसी इज़ वर्किंग, कंप्रेसर इज़ वर्किंग, यस एब्सोल्युटली वर्किंग। जब बच्चों के चेहरे पे ज़्यादा तेल तेल दिखने लगे तो एसी दूसरा भी चलाना। अब देखिए मैटर ये है कि ये किस चीज़ को मैनेज करेगा। ये कैसी लैंग्वेज है? तेल तेल, मॉइस्चर, ऑयली ऑयली। इंग्लिश में सीखो ऑयली ऑयली। जब मैं देसी भाषा में तेल तेल कहूँगा तो नहीं मानेंगे। अगर मैं इंग्लिश में कहूँगा कि सिर में बने हुए उन सेबेशियस ग्लैंड्स में से ऑयल बाहर आता है, तब बड़ा टेक्निकल लगेगा, है ना। अक्सर लोग कहते हैं ना मेरा सिर ऑयली हो जाता है एक दिन में ही, एक दिन में ही। वो कहाँ से निकलता है? वो तेल। तब ये बातें अच्छी लगती हैं। कुछ कुछ बातें देसी भाषा में भी होनी ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि तेल, तेल निकलने से पहले चला देना। चलो अब आते हैं लिक्विडिटी पे। तो अल्टीमेटली आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स या मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स या मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स के वाया लिक्विडिटी को मैनेज करता है। अब यहाँ पर जब मैं बात लिक्विडिटी कह रहा हूँ तो सिंपल आपको समझने की ज़रूरत है लिक्विडिटी यहाँ पर मीनिंग क्या। देखिए मनी की वो फॉर्म, जो फॉर्म सीधे सीधे आपके पास अवेलेबल हो इन टू कन्वर्ट इट फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज। मनी की वो फॉर्म जो सीधे सीधे आपके पास अवेलेबल हो टू कन्वर्ट इट फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, इसका मतलब मनी की वो फॉर्म जो सीधे सीधे गुड्स एंड सर्विसेज में कन्वर्ट होने के लिए आपके पास अवेलेबल है। इसका मतलब ये वो मनी है जो एक्सेसिबल है, जो आपके हाथों में एक्सेसिबल है और रेडिली यूटिलाइजेबल है, रेडिली यूटिलाइज कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन एंड विदाउट एनी पेनल्टी फॉर द पर्पज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टू ट्रांजैक्ट गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, इज दैट क्लियर? दैट मीन्स दिस फॉर्म ऑफ मनी is very liquid. This form of money is very liquid. It is cash. This form of money is very liquid. It is cash. So the form of money which is very very liquid, it is cash. क्यों? क्योंकि कैश एक्सेसिबल है हमें easily, readily available है हमारे पास to convert it for the goods and services. आप उसी समय इसे देख करके इसे गुड्स एंड सर्विसेज में बदल सकते हैं, यानी कि अपनी गुड्स एंड सर्विसेज की इच्छा पूर्ति कर सकते हैं, अपनी डिमांड को सेटिस्फाई कर सकते हैं। और अल्टीमेटली कैश के साथ ही हमारे पास एक और फॉर्म है मनी की जो बिल्कुल ऐसा ही बिहेव करती है कि वेन एवर यू वॉन्ट टू यूटिलाइज दैट मनी, और सिंपली यू कैन से यू वॉन्ट टू एक्सेस इट
you want to withdraw it, that money is readily available at your dispense to utilize it for goods and services, that is exactly the liquid money, that is the cash, equivalent to cash. It is the demand deposits. तो बैंक्स में जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं वो भी एक तरह से उसी की भांति गिने जाते हैं. ओके, जैसे कि सेविंग अकाउंट्स और करेंट अकाउंट, द कासा, करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट्स. इज़ दैट क्लियर? अगर हमें मनी का एग्जैक्ट लिक्विड फॉर्म देखना है, एक तो कैश और दूसरा डिमांड डिपॉजिट्स. लिक्विड है, आपके सामने ही है. जब भी आपको ज़रूरत है, वेन एवर यू नीड इट, यू कैन यूज़ इट. इट इज़ वेरी मच एक्सेसिबल, it is readily available to you, and it is highly convertible to the goods and services, and that is why it is liquid. okay, लेकिन तो इसलिए हम इसको लिक्विड मनी के रूप में जानते हैं. मनी को आप दो तरह से जानिए. फाइनेंस में हम एक मनी और समझते हैं जो इसके ऑपोजिट है, दैट इज़ ब्लॉक्ड मनी. ब्लॉक्ड मनी इज़ जो कन्वर्टेबल नहीं है इतनी क्विकली. उसको कन्वर्ट गुड्स एंड सर्विसेज के लिए अगर करना है तो देयर आर रिस्ट्रिक्शंस और पेनल्टीज. ओके, सो इट इज़ नॉट रेडिली एक्सेसिबल, इट इज़ नॉट रेडिली अवेलेबल. इफ़ यू वांट टू एक्सेस इट, इफ़ यू वांट टू यूज़ इट, टू कन्वर्ट इट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, यू आर रिस्ट्रिक्टेड. आपको कुछ समय तक या तो वेट करना पड़ेगा. जैसे कि अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, घर, प्लॉट है, एफडी है, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, आपके पास शेयर्स हैं, स्टॉक्स हैं, कुछ भी हैं, आप रिस्ट्रिक्टेड हैं कि या तो टाइम वाइज रिस्ट्रिक्टेड हैं कि आपको उतने समय तक इंतज़ार करना पड़ेगा, और दूसरा पेनल्टीज़ हैं. अगर आप टाइम से पहले एफडी विड्रॉ कराते हो तो आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी. आपको इंटरेस्ट जो है उस पर पेनल्टी लगेगी, नहीं मिलेगा, कम मिलेगा, या एफडी का कुछ अमाउंट भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, है ना. LIC है, वो तो बहुत बड़े पैमाने पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी. सही बात है. इसी तरह से प्लॉट है, घर है, एकदम से बेचने जाओगे, टाइम लगेगा, यू आर रिस्ट्रिक्टेड. उसकी वैल्यू डलेगी, कस्टमर फाइंड आउट करेंगे, रजिस्ट्रेशंस ट्रांसफ़र होंगी, फिर जा कर के वो बिकेगा आपका. ये सब करवाने के बाद भी फिर जो आपके पास पैसा आएगा वो ब्लॉक्ड मनी से लिक्विड मनी में ही बदला ना. फिर वो लिक्विड मनी आपकी यूटिलाइजेबल है, वो रेडली कन्वर्टेबल है. तो यू हैव मनी इन टू फॉर्म्स, द लिक्विड फॉर्म और द ब्लॉक्ड फॉर्म. अब अल्टीमेटली हम अब अगर अपने आप को देखें तो थोड़ी देर के लिए इमेजिन करिए कि आपके पास 10 लाख रुपया है, उसमें से 5 लाख रुपए आपके पास लिक्विड फॉर्म में है, जैसे कि 2 लाख कैश है घर में और 3 लाख का सेविंग अकाउंट है, डिमांड डिपॉजिट. तो 5 लाख लिक्विड फॉर्म में, 5 लाख की आपने एफडी कराई है. अब आप अगर थोड़े दूर खड़े होकर के इसको देखिए तो आपको ऐसा लग रहा है कि इस सोसाइटी में 5 लाख ही लिक्विड मनी है, क्योंकि आपने एक इंडिविजुअल को कंसिडर किया जिसके पास टोटल 10 लाख था, जिसमें से 5 लाख लिक्विड मनी की फॉर्म में था, दैट इज़ कैश एंड डिमांड डिपॉजिट्स, और रेस्ट ऑफ द 5 लाख फिक्स्ड डिपॉजिट्स था, दैट इज़ टर्म डिपॉजिट. दैट इज़ टर्म डिपॉजिट्स. द फिक्स्ड डिपॉजिट्स आर द टर्म डिपॉजिट, क्योंकि इसमें टेन्योर या टर्म इन्वॉल्व है. लेकिन जब आप थोड़ा दूर से देख रहे हैं तो आपको क्या ऑब्जर्व हुआ? नहीं, ओवरऑल सोसाइटी के लेवल पे बैंक ने वो 5 लाख रुपीज़ लोन आउट कर दिया किसी को. बैंक ने वो किसी को लोन दे दिया. जैसे ही बैंक ने वो 5 लाख किसी को लोन दे दिया है तो वो 5 लाख अब उसके हाथ में आ गया है. अब वो उसके पास रेडली एक्सेसिबल है, अवेलेबल है, रेडली कन्वर्टेबल है फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज. वो 5 लाख भी बैंक के लोन्स क्रिएशन के वाया जाके लिक्विड ही में बदलेगा. दिस इज़ हाउ मनी सप्लाई सिस्टम वर्क्स. दैट इज़ वाई दिस लोन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट. इट मीन्स when we talk about loan, we talk about credit. That is why this credit, इस क्रेडिट की मदद से जो आपका 5 लाख लिक्विड नहीं था, ब्लॉक्ड था, बैंक ने उस 5 लाख को भी लिक्विड बना दिया लोन देके, क्रेडिट देके. तो अब टेक्निकली देखा जाए तो लिक्विड मनी 10 लाख की हो गई है. 5 लाख आपके पास, 5 लाख उसके पास जिसको लोन मिला है. पहले टोटल 10 लाख में से लिक्विड मनी सिर्फ 5 लाख थी,
अब टोटल 10 लाख में से थोड़ी देर के लिए हम ऐसा समझें कि वो आपकी एफडी को इग्नोर करें, उसी एफडी पे लोन बनाया है, हम उसको थोड़ा इग्नोर करें, तो 5 लाख अब आपके हाथ में, और आपकी एफडी कन्वर्ट होकर लोन बन के 5 लाख अब दूसरे के हाथ में। उसने उस 5 लाख को लेके इमीडिएटली कार परचेज कर ली, कन्वर्टिबल फॉर द गुड्स। उसने 5 लाख लेके इमीडिएटली एजुकेशन अवेल कर ली, कन्वर्टिबल फॉर द सर्विसेज। 5 लाख का उसके नाम का एक डिमांड डिपॉजिट ओपन हो गया ना, 5 लाख का चेक कट गया ना उसके नाम पे, वो उस चेक को, उस डिमांड डिपॉजिट को जैसे मर्जी जाके जहाँ मर्जी यूज़ करे। तो देखिए कैसे मनी सप्लाई क्रेडिट की मदद से बढ़ रहा है, एक ब्लॉक्ड मनी लिक्विड मनी में बदल रही है, बैंक रोल प्ले कर रहा है। तो अगर हम मनी सप्लाई कम करना चाहते हैं तो किसको हम अल्टीमेटली कंट्रोल करें, किसकी अवेलेबिलिटी को कंट्रोल कर लें? क्रेडिट की अवेलेबिलिटी को कंट्रोल करें। क्रेडिट की अवेलेबिलिटी को कंट्रोल करके हम लिक्विड मनी को रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली में जो इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है यहाँ पे वो लिक्विड मनी, क्योंकि लिक्विड मनी ही एक्चुअली में आपकी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड को ऑन द स्पॉट सर्व करती है, रेडिली एक्सेसिबल, अवेलेबल और कन्वर्टेबल है ना वो। और वो गुड्स एंड सर्विसेज की जो आप डिमांड कर रहे हैं दैट इज़ डिमांड। इसी डिमांड को जब हम स्टडी करते हैं तो यही डिमांड के सामने अगर सप्लाई शॉर्ट है तो यही डिमांड आती है इन्फ्लेशन के रूप में। इन्फ्लेशनरी प्रेशर डिमांड से बिल्डअप होता है, और ये जो इन्फ्लेशन है यानी कि प्राइसेस में चेंजेस, यही प्राइस अनस्टेबिलिटी और प्राइस अनसर्टेनिटीज़ का कारण बनती है। ओके और ये प्राइस अनस्टेबिलिटी, प्राइस अनसर्टेनिटी ही जो प्रिडिक्शंस हैं अबाउट द इकोनॉमी और जो प्रिडिक्शंस हैं अबाउट द ग्रोथ, इसको हैम्पर करती है या उसको डिस्टॉर्ट करती है, और हमारी इकोनॉमिक सिस्टम को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती है नेगेटिव मैनर में। तो जैसे ही अगर हमें लगने लगा कि डिमांड टू मच है और इन्फ्लेशन हाइपर हो सकती है, जिससे बहुत ज़्यादा प्राइस अनस्टेबिलिटी और अनसर्टेनिटीज़ आ जाएंगी, और इससे हमारे जो डिज़ायरेबल आउटकम है इकोनॉमी के लेवल पे वो हैम्पर होंगे, तो वैसे ही हम उसी टाइम पे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहेंगे, और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए उसी टाइम पे हमें डिमांड को कंट्रोल करना है। डिमांड को कंट्रोल करने के लिए उसी समय हमें लोगों की एबिलिटी टू परचेज यानी कि परचेजिंग पावर को कंट्रोल करना होगा, और परचेजिंग पावर डिपेंड करती है कि हाउ मच लिक्विड मनी यू हैव, क्योंकि लिक्विड मनी ही कन्वर्ट होती है परचेजिंग पावर में, बिकॉज इट इज़ रेडिली कन्वर्टेबल। तो उसी समय अगर हमें परचेजिंग पावर को कंट्रोल करना है तो हमें लिक्विड मनी का जो सर्कुलेशन है, जो सप्लाई है, अवेलेबिलिटी, उसको कंट्रोल करना है। और लिक्विड मनी का सप्लाई अवेलेबिलिटी किस पे डिपेंड है? अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। तो हमें उसको कंट्रोल करना है। तो अगर हम क्रेडिट सप्लाई टाइट कर दें या क्रेडिट सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट कर दें, वो किस तरह से करेंगे वो तो पढ़ाऊँगा, वो तो करेंगे, अभी अलग अलग तरह से कान पकड़ेंगे इधर उधर हर जगह से, पर अगर हम वो कर पाएँ, सफल हो पाएँ, मनी सप्लाई कंट्रोल हो गया, सारा साइकिल सेट। बात समझ में आई? अब ये सारा पैराग्राफ एक बार फिर पढ़ें कि कैसे बात घूम के क्रेडिट पे आई थी। क्रेडिट, सारा खेल जुड़ा है रिश्ता लिक्विडिटी से। लिक्विडिटी सीधे सीधे इम्पैक्ट करती है परचेजिंग पावर को, परचेजिंग पावर सीधे सीधे इम्पैक्ट करती है कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को, और कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सीधे सीधे डिमांड है, और डिमांड और सप्लाई का बैलेंस बनना जरूरी है। ऐसे में अगर डिमांड सप्लाई से एक्सीड जा रही है तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर बिल्डअप होगा, और ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर अल्टीमेटली इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं होता। एक अनस्टेबिलिटी इन द प्राइसेस इज़ नॉट गुड, अल्टीमेटली लॉन्ग रन में ये इकोनॉमिक ग्रोथ को ही हैम्पर करेगा। इज़ दैट क्लियर? तो अब हम इसको कैसे करेक्शन करें इसकी, ये ज़रूरी है। तो इसलिए इकोनॉमी को मैनेजमेंट करिए, इकोनॉमी को मैनेज करिए। तो इसलिए फिर यहाँ पर क्रिटिकल इकोनॉमिक मैनेजमेंट टूल चाहिए, और ये क्रिटिकल इकोनॉमिक मैनेजमेंट टूल यहाँ पर मॉनिटरी टूल हो जाएंगे, और ये मॉनिटरी टूल यूज़ करने की परमिशन आरबीआई को है, और ये मॉनिटरी टूल यूज़ करके आरबीआई इन्फ्लुएंस करता है प्राइसेस को। आरबीआई किसको इन्फ्लुएंस करता है? प्राइसेस को। और कैसे प्राइस इन्फ्लुएंस करता है? मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करके, और मनी सप्लाई इन्फ्लुएंस होती है अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट से। तो आरबीआई अल्टीमेटली क्रेडिट अवेलेबिलिटी को ही मैनिपुलेट करता है, क्रेडिट अवेलेबिलिटी को ही मैनेज करता है, और वो मैनेजमेंट जो करता है जिन टूल्स के माध्यम से, वो टूल्स अभी पढ़ेंगे।
तो सारा खेल यहाँ पे टिका था। तो मैं कुछ कुछ चीज़ें बस पढ़ देता हूँ, लिखा नहीं है, आपको तो भेजना ही है, आपके साथ शेयर तो करना ही है। सो सिंपली अगर आपसे कोई कहे लिक्विडिटी, सो मनी दैट कैन बी ईजिली एक्सेस्ड और कन्वर्टेड into cash without any restrictions or penalties is called liquid money. Is called liquid money. Is that clear? कोई दिक्कत तो नहीं? Why price stability is important? Price stability means the rate of inflation is low and predictable without the much fluctuations. Price stability is widely considered to be an important precondition for achieving economic stability and sustainable long-term growth, जो हमने अभी तक समझा. We have two type of money broadly, the blocked and the liquid. The blocked money is not immediately available for use or withdrawal due to some kind of restrictions or penalty. Or the liquid money can be easily accessed or converted into cash without any restriction or penalty. Rest you all know. बाकी सारा फ्लो आपको हमने समझा दिया है. Is that clear? So, monetary policy is a critical economic management tool. It helps RBI and the government to control the supply of money, manage inflation and achieve economic stability. It is a macroeconomic policy tools used by the RBI to influence the money supply in the economy to achieve certain macroeconomic goals. It involves the use of monetary instruments by the RBI to regulate the availability of credit in the market, that is the liquidity. Objectives क्या हैं monetary policy के? First, accelerating the growth of the economy. Second, maintaining the price stability. Third, generating employment. And the fourth, stabilizing exchange rate. ये सब हो जाएगा, पता लग जाएगा आपको. Types of monetary policy. Broadly, there are two types of monetary policy. The first, expansionary monetary policy या फिर accommodative, accommodate करते हैं. Okay? Accommodate करते हैं कि लोगों की जो इस समय परचेजिंग पावर, जो नीड है गुड्स एंड सर्विसेज की, जो डिमांड है इस समय मनी सप्लाई की, आप उसे एकोमोडेट करते हैं. सो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी या फिर एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी. एंड द सेकेंड वन इज द कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी. तो एक एक्सपेंशन, दूसरी कॉन्ट्रैक्शन. टेक्निकली एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी या एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब सीधा ये है कि आप मनी सप्लाई एक्सपेंड कर रहे हैं. आप मनी सप्लाई एक्सपेंड कर रहे हैं मतलब मनी सप्लाई इंक्रीज कर रहे हैं. ओके, इट्स प्राइमरी पर्पज इज टू इंक्रीज द मनी सप्लाई. आप मनी सप्लाई को इंक्रीज कर रहे हैं. तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में मनी सप्लाई इंक्रीज होगा. किन मेजर्स के वाया? थ्रू विच मेजर्स? कौन से मेजर्स अपनाएंगे? ब्रॉडली तीन तरह के मेजर्स आपके सामने होंगे. पहला, डिक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट्स. अगर इंटरेस्ट रेट्स डिक्रीज कर दिए जाएंगे बैंक्स के लेवल पर तो लोगों को बोरो करना ईजी रहेगा, सस्ता रहेगा, चीप. तो बोरोइंग चीप हो जाएगी, इसलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा बोरो करेंगे. मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट क्रिएशन होगा, मतलब ज़्यादा मनी सप्लाई होगा. अभी आपने समझा. इससे ज़्यादा लिक्विडिटी होगी. ओके, तो ज़्यादा लिक्विडिटी मतलब ज़्यादा बोरोइंग, मतलब ज़्यादा परचेजिंग पावर, मोर डिमांड. तो गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा अवेल होंगे, ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स होंगी, मतलब ज़्यादा प्रोडक्शंस होंगी. ओके, सो इंडस्ट्री की प्रोडक्शन को बूस्ट मिलेगा, इंडस्ट्री की प्रोडक्शन को बूस्ट मिलेगा. एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स कंट्रोल कर पाएंगे आप, जीडीपी ग्रोथ रेट अचीव कर पाएंगे आप. एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी जब फॉलो की जाती है तो मेन एस्पेक्ट यही होता है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बूस्ट की जाए, जीडीपी ग्रोथ रेट हायर अचीव किया जाए और लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा परचेजिंग पावर बढ़ाई जाए, क्योंकि वही डिमांड क्रिएट करेंगे तो चीज़ें प्रोड्यूस होंगी. इज़ दैट क्लियर? और इसका मेन जो एक आउटकम निकलता है वो ये कि ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है, तभी तो लोगों के हाथ में परचेजिंग पावर आती है, तभी तो वो फिर डिमांड क्रिएट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की. और उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फैक्टर सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है प्रोडक्शन यूनिट्स को, इसलिए तो फिर एम्प्लॉयमेंट फर्दर क्रिएशन होता है. इस तरह से एक इकोनॉमी का साइकिल चल पड़ता है. सो डिक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट्स इसका एक मेजर होगा. सेकेंड, लोअर रिजर्व रिक्वायरमेंट्स फॉर द बैंक्स. बैंक्स को जो रिजर्व रेशो रखनी है उसका अमाउंट लोअर कर दिया जाएगा. इसका मतलब बैंक्स के पास ज़्यादा पैसा बचेगा लैंड करने के लिए, तो बैंक ज़्यादा लैंड करेंगे. ओके, इफ़ यू हैव मोर मनी टू लैंड तो अल्टीमेटली जो लेंडिंग रेट्स हैं वो डाउन आएंगे एंड देन पीपल विल बोरो मोर मनी. व्हेन पीपल विल बोरो मोर मनी डेफिनेटली they will do more expenditure, they will do more investments, then there would be more money supply in the economy, the more liquidity, there will be more purchasing power and ultimately they will consume more, they will demand more, then there will be more production,
more employment, more growth. Next one is the purchasing government securities by the central banks. सेंट्रल बैंक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या बॉन्ड्स परचेज़ करेंगे, और जब सेंट्रल गवर्नमेंट्स या आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या बॉन्ड्स परचेज़ करते हैं तो वो उनके बदले में मार्केट में मनी उतारते हैं, जिसको हाई पावर्ड मनी या रिजर्व मनी के रूप में हम जानते हैं। और जैसे ही ये मनी इंक्रीज़ होगा, इसका सर्कुलेशन आगे मल्टीप्लायर इफेक्ट से मल्टीप्लाई करेगा, और बैंक्स फिर इसी मनी को क्रेडिट क्रिएशन के लिए यूटिलाइज़ करेंगे, जिसको हम मनी क्रिएशन भी कहते हैं, मतलब ज़्यादा लैंडिंग होगी। इज़ दैट क्लियर? तो ये है एम क्या है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी या अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी का एम क्या है? टू फ्यूल इकोनॉमिक ग्रोथ फ्यूल करना ताकि ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हो। और कैसे होगा? हाउ? बाय स्टिमुलेटिंग बिजनेस एक्टिविटीज़ को स्टिमुलेट करेंगे। क्यों? आपके हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा, आप ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, आप ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड क्रिएट करेंगे, अल्टीमेटली उनका ट्रांजैक्शन भी उतना होगा, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ज़्यादा है, एवरीथिंग, हर बिजनेस एक्टिविटी स्टिमुलेट हो जाएगी। तो हम कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ को फ्यूल करते हैं, ये एम कैसे अचीव करेंगे? स्टिमुलेट करेंगे बिजनेस एक्टिविटीज़ को एंड कंज्यूमर स्पेंडिंग्स को। तो कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ती है जब आप एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो करते हैं, आप कंज्यूमर स्पेंडिंग को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से बिजनेस एक्टिविटीज़ स्टिमुलेट होती हैं, और अल्टीमेटली यही इकोनॉमिक ग्रोथ में कैलकुलेट होता है, वही इकोनॉमिक ग्रोथ है जब आप नेशनल इनकम कैलकुलेशन करते हैं। अगला, इट हेल्प्स टू लोअर अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स, और ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस एक्टिविटीज़ होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्टर सर्विसेज की नीड होगी, तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फैक्टर पेमेंट्स डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी, यानी कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स जो हैं वो लोअर हो जाएंगे। इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट भी हैं। जो मेन एडवर्स इफेक्ट है वो है हाइपर इन्फ्लेशन, महंगाई का डर बना रहता है, क्योंकि डिमांड अगर कंटिन्यूटी में बढ़ती चली जा रही है तो फिर महंगाई बढ़ेगी। ओके, यू नीड टू मैच द सप्लाई एज वेल, दिस इज़ इंपॉर्टेंट थिंग। और इन्फ्लेशन फिर इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं होती, एक सर्टेन लेवल के आगे वो अच्छी नहीं है, वो आपकी मॉनेटरी वर्थ को इरोड कर देती है, लोगों की सेविंग्स की वैल्यू को इरोड कर देती है। ओवरऑल अगर आपकी महंगाई बढ़ती चली जा रही है, आपकी मुद्रा कमज़ोर पड़ती चली जा रही है यहाँ पर, तो फिर आपको चीज़ें इंपोर्ट करने में भी ज़्यादा पैसा खर्चना पड़ता है, इससे आपका करंट अकाउंट डेफिसिट्स बढ़ते हैं। ये ठीक नहीं ऐसे मुल्कों के लिए जो मुल्क इतनी हैवीली अपनी क्रूशल एनर्जी रिक्वायरमेंट्स और दूसरी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स के लिए इंपोर्ट्स पे डिपेंड करें। जैसे भारत अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स जैसे कि क्रूड के लिए इंपोर्ट्स पे डिपेंड करता है, रिलाई करता है, तो ये आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को जल्दी इरोड कर सकता है। ओके, इट्स अ प्रॉब्लमेटिक थिंग। सो हाइपर इन्फ्लेशन इज़ नॉट दैट गुड। तो ये एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का काम है। ऐसे ही एमसीक्यूज़ आएंगे सारे कि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी किन सिचुएशंस में अपनाई जाएगी, या एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के क्या आउटकम्स आते हैं। तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी जिन मेजर्स के वाया अपनाई जाती है वो मेजर्स हैं इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ करना, जो रिज़र्व रेशियोज़ हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स को रिड्यूस करना, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं वो आरबीआई परचेज़ करे। और ये सब मेजर्स क्यों अपनाने हैं? क्योंकि हमें मनी सप्लाई इंक्रीज़ करना है। मनी सप्लाई का इंक्रीज़ होना, एक्सपेंड होना ही एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी है। एम क्या है मनी सप्लाई इंक्रीज़ करने का? हमें फ्यूल करनी है, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ानी है। कैसे होगा ये? अगर हम कंज्यूमर स्पेंडिंग्स को बढ़ा सकें, हम इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ा सकें, कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ा सकें, यानी कि बिजनेस एक्टिविटी स्टिमुलेट हो सकें। ये हेल्प करेगी हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम करने में, लेकिन इसका एडवर्स इफेक्ट भी है कि हाइपर इन्फ्लेशन को जन्म दे सकती है। इसके ऑपोजिट आती है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी सिंपली कॉन्ट्रैक्ट करें आप, मनी सप्लाई रिड्यूस होना है। सो टू डिक्रीज़ द अमाउंट ऑफ मनी सप्लाई आप कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी यूज़ करते हैं। मैंने आगे इसके कुछ भी नहीं लिखा, उसका कारण इसका सारा ऑपोजिट यहाँ पे आएगा। इसमें जो मेजर्स हैं मनी सप्लाई डिक्रीज़ करने के लिए जो आप अप्लाई करेंगे वो ये कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करेंगे। इसमें जो रिज़र्व रेशियो रिक्वायरमेंट्स हैं बैंक्स के लिए वो हायर होंगी, लोअर नहीं होंगी। इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आरबीआई परचेज़ नहीं करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई सेल करेगा, क्योंकि जब गवर्नमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ आरबीआई सेल करेगा तो वो मार्केट से पैसा खींचेगा, लिक्विडिटी स्क्वीज़ होगी, पैसे का क्रंच आएगा। नेचुरली लोगों के हाथ में कम परचेजिंग पावर होगी, वो गुड्स एंड सर्विसेज कम कंज्यूम करेंगे, डिमांड फॉल करेगी, सप्लाई से मैच करेगी, इन्फ्लेशनरी प्रेशर बर्डन रिड्यूस होगा, प्राइस स्टेबिलिटी अचीव हो जाएगी।
जैसे ही इंटरेस्ट रेट्स हायर हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, लेंडिंग डियरर हो जाएगी, कॉस्टली हो जाएगी, बोरोवर्स फिर जल्दी बोरो नहीं करेंगे और अल्टीमेटली मनी सप्लाई यानी कि क्रेडिट क्रिएशन कम होगा, लोगों के हाथ में कम पैसा होगा, यानी कि कम लिक्विडिटी यानी कम परचेजिंग पावर, डिमांड कंट्रोल में आएगी, मैच होगी सप्लाई से, इन्फ्लेशनरी प्रेशर कम होगा और जैसे ही रिजर्व रेशियो रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी बैंक्स के पास स्पेस कम होगा लेंडिंग का, कम अमाउंट, मोबाइल लाइट चलाइए, कम अमाउंट लेंड होगा और सीधा सीधा इसका नतीजा ये निकलेगा कि कम क्रेडिट क्रिएशन यानी कि कम मनी सप्लाई, लेस लिक्विडिटी और उसका नतीजा सीधा लेसर परचेजिंग पावर। इज दैट क्लियर? और तो अल्टीमेटली इसका फिर रिजल्ट क्या आएगा, आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाएंगे, लेकिन इसका एक नेगेटिव आउटकम ये आता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन हो जाती है। जब आप कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन होता है, ये डर होता है। तो आप ज़्यादा लंबे समय तक इंटरेस्ट रेट्स हायर नहीं रख सकते, आप ज़्यादा लंबे समय तक रिजर्व रेशियो रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं रख सकते, आप ज़्यादा लंबे समय तक बॉन्ड्स परचेज करने की पॉलिसी में नहीं चल सकते, क्योंकि आपको परचेजिंग पावर बनाना है और वो गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करेंगे लोग, तो तभी प्रोडक्शन होगी, बिजनेस एक्टिविटीज़ स्टिमुलेट होंगी, अगर वो होंगी तभी एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होगा और तभी इकोनॉमिक ग्रोथ भी अचीव होगा। और ये ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी देश के लिए कि रिसोर्सेज ट्रांसफॉर्म होते रहें फिनिश्ड गुड्स में। गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ इस पर खड़े हैं, लोगों की इनकम इस पर खड़ी है, एवरीथिंग अल्टीमेटली इसी पे रिसर्च एंड इनोवेशन खड़ा है। इसलिए तो इसके जो आउटकम्स आते हैं वो ये आते हैं कि एम्प्लॉयमेंट रेट्स हैम्पर हो जाते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट रेट रिड्यूस होता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ने का डर रहता है, ये एक प्रॉब्लम आस्पेक्ट है। बिजनेस एक्टिविटीज़ स्लो डाउन हो जाती हैं, इकोनॉमी में स्लम्प आ जाता है, स्लम्प होता है इकोनॉमी में, आपको कम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दिखेंगी, कंज्यूमर स्पेंडिंग्स रिड्यूस हो जाती हैं, परचेजिंग पावर रिड्यूस हो जाती है, इकोनॉमी थोड़ी श्रिंक होने लग जाती है और सीधा सीधा नतीजा ये निकलता है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गई है, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गई है। जैसे ही आपको लगे कि आप बिलो जा रहे हैं, जैसे कि 2% से भी नीचे जा रही है इन्फ्लेशन, है ना, हमने मॉनेटरी पॉलिसी में अब जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसके तहत जो एग्रीमेंट हमने भारत सरकार के साथ आरबीआई ने किया है, उसके तहत ये एग्रीमेंट है कि 4% ±2 लेके चलना है हमें इन्फ्लेशन इस ब्रैकेट में। 4 + 2 6 जा सकती है मैक्सिमम, 4 - 2 2 जा सकती है, इस रेंज में हमें रखनी है इन्फ्लेशन। तो 6 से अबव जाएगी तो एक कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ जाइए आप, आरबीआई, उधर से इन्फ्लेशन 2 या उससे बिलो जाने लगी, फिर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ आना है। इस तरह से प्राइसेस को इस ब्रैकेट रेंज में वेरिएशन ऑफर कर सकते हैं आप, प्राइस स्टेबिलिटी यहाँ पे रखनी है, इसके अबव ना जाए, उसके बिलो ना जाए, 6 से अबव ना जाए इन्फ्लेशन, 2 से बिलो ना चली जाए। आइडियल है 4 पे रखिए, इसके आसपास रखिए और चलाइए, तो दैट इज़ द सिस्टम। तो ये कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी के मेजर्स बता दिए, उसका एम बता दिया, उसका एम है इन्फ्लेशन को कंटेन करना, उसका एम है इन्फ्लेशन को कंटेन करना। जैसे एक्सपेंशनरी पॉलिसी का एम था इकोनॉमिक ग्रोथ को फ्यूल करना, जो दूसरी कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी उसका एम क्या है, इन्फ्लेशन को कंटेन करना। ओके, इन्फ्लेशन कंटेनमेंट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट। पिछले 2-3 वर्षों से दुनिया भर में जो जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हुए हैं उसकी वजह से बड़े पैमाने पर सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस हुआ है। रशिया यूक्रेन के बीच में लंबे समय से संघर्ष चल रहा है, इजराइल और पैलेस्तीन के बीच में संघर्ष है, जैसे कि हमास, म्यांमार में सिविल क्राइसिस, सिविल वॉर्स चल रही हैं लंबे समय से, दुनिया भर में एक डिस्ट्रप्शन है, अफ्रीका में कई तरह की सिविल वॉर्स चल रही हैं, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, कई कंट्रीज़ में। इसका नतीजा ये निकला है कि सप्लाई चेन डिस्टॉर्ट हुए हैं। पहले पेंडेमिक था कोरोना, उसका नतीजा ये निकला कि सप्लाई कॉन्स्ट्रेंट्स रहे, इसकी वजह से महंगाइयाँ बहुत बढ़ी और उन इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स के अंदर दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी सिस्टम फॉलो कर रहे थे, तो इंटरेस्ट रेट्स वर्ल्ड वाइड बहुत हायर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड इंटरेस्ट रेट्स हायर रहे हैं। आरबीआई ने भी वो पॉलिसी फॉलो की। अभी जस्ट थोड़े समय पहले ही आरबीआई एक्सपेंशनरी पॉलिसी की तरफ आया, आरबीआई ने एकोमोडेट करना शुरू किया है कि वी नीड टू एकोमोडेट द डिमांड ऑफ द इंडस्ट्री, वी नीड टू एकोमोडेट द परचेजिंग पावर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पीपल, वी नीड टू एकोमोडेट द प्रोडक्शन। तो उसके लिए फिर उसने एक्सपेंशनरी पॉलिसी की तरफ अब आना शुरू किया। अदरवाइज वर्ल्ड वाइड सेंट्रल बैंक्स स्टिल दे आर वेरी वेरी कॉशियस अबाउट द इन्फ्लेशन, इसलिए दे आर फॉलोइंग द कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, द टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, ओके, द टाइट मॉनेटरी पॉलिसी और द डियर मनी पॉलिसी, और दे आर फॉलोइंग द हॉकिश स्टांस। और लेकिन अब थोड़ा थोड़ा क्योंकि इन्फ्लेशनरी प्रेशर रिड्यूस हो रहे हैं, वॉर्स एक लेवल पे कंट्रोल हुई हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशंस कम हो रही हैं, सप्लाई चेन्स फिर से रिजॉर्ट होने शुरू हो गए,
तो अब ये माना जा रहा है कि फिर से आप एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ आएंगे। अब आपको ग्रोथ फ्यूल करनी है, एम्प्लॉयमेंट वापस से रीइंस्टेट करनी है, आपको परचेजिंग पावर फिर से रीइंस्टॉल करनी है लोगों की। तो अब आप फिर से किस तरफ आ जाएंगे? चीप मनी पॉलिसी की तरफ आ जाएंगे। जब आपने टाइट मनी पॉलिसी फॉलो किया, अब आप ईजी मनी पॉलिसी की तरफ आ जाएंगे। अब आप डॉविश स्टांस फॉलो करेंगे। तो ये अब चीज़ें हो रही हैं। इस तरह से आपको इसको इकोनॉमी में अप्लाई करके देखना है। इज़ दैट क्लियर? अगर हम भारत के सेंस में मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 है। 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एग्जिस्टेंस में आया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 रिजर्व बैंक को मैंडेट करता है इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही इंडिया के लिए, देश के लिए फॉर्मुलेट करेगा मॉनेटरी पॉलिसी। सो इट इज़ द मैंडेट ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर द आरबीआई एक्ट 1934 कि आरबीआई ही देश के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाएगा। ओके ऐसा सरकार नहीं बनाएगी या कोई और संस्था नहीं, आरबीआई, इट बिकॉज आरबीआई इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई देश के स्तर पर मॉनेटरी पॉलिसीज फॉर्म करता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मुलेशन किसका मैंडेट है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्सक्लूसिवली। इट इज़ द एक्सक्लूसिव मैंडेट ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, नेक्स्ट एस्पेक्ट इज मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मुलेशन को लेकर के आप ब्रॉडली जिस समय में खड़े हैं इस दौर में दो रिजिम्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, प्री 2016 रिजिम एंड पोस्ट 2016 रिजिम। बिफोर 2016 रिजिम क्या था, क्या होता था उस समय में? जो गवर्नर ऑफ आरबीआई थे वो सिंगुलरली रिस्पॉन्सिबल थे फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई गवर्नर ही रिस्पॉन्सिबल थे मॉनेटरी पॉलिसी बनाने के लिए। हाँ, उनको एडवाइस करने के लिए एक टेक्निकल बॉडी होती थी, लेकिन आरबीआई गवर्नर के पास वीटो पावर था कि उस टेक्निकल बॉडी की एडवाइजेस को वो वीटो कर सकते हैं। नहीं उन्हें सही लग रहा, वो नहीं मानेंगे, जो वो कह रहे हैं उस मुताबिक चल सकते थे। यस, देयर वाज एडवाइजरी बॉडी विद द आरबीआई टू एडवाइज अपॉन द मॉनेटरी पॉलिसी, बट that advisory body is of advisory in character. It was the responsibility of the governor before 2016, governor of RBI, to formulate the monetary policy. That's why उनके पास वीटो पावर था। लेकिन पोस्ट 2016 या आफ्टर 2016 ये सिनेरियो बदल गया। आफ्टर 2016 2016 में जब भी हमें देखिए कोई भी इस तरह के बदलाव करने होते हैं, जैसे इस बार हमने टैक्स स्लैब्स में बदलाव किए, तो पार्लियामेंट में बजट आता है, बजट के बाद फाइनेंस एक्ट्स आते हैं। आप अदरवाइज़ भी फाइनेंस एक्ट्स ला सकते हैं, तो फाइनेंस एक्ट ला करके बदलाव किए जाते हैं। 2016 में फाइनेंस एक्ट ला करके आरबीआई एक्ट 1934 को अमेंड किया गया। ओके, और आरबीआई एक्ट 1934 को अमेंड करके क्या किया गया? टू सेटअप अ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, एमपीसी का गठन हुआ। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई आपने। कमेटी में कौन मेंबर हैं, कमेटी कैसे काम करती है, क्या उसके मैंडेट रखे गए हैं, अभी मैं लिखने वाला हूँ, लेकिन ये रखी गई। तो उसके बाद अब ये शक्ति सिर्फ अकेले गवर्नर के पास नहीं है, अब एक कमेटी बना दी गई है मॉनेटरी पॉलिसी की। पहले सिर्फ गवर्नर के पास शक्ति थी, एक टेक्निकल एडवाइजरी बॉडी होती थी, लेकिन अब 6 मेंबरी कमेटी काम करती है, जिस 6 मेंबरी कमेटी में 3 मेंबर तो आप समझ लीजिए आरबीआई का कंट्रोल है। एक तो आरबीआई के गवर्नर होते हैं, एक डिप्टी गवर्नर होते हैं, एक आरबीआई के द्वारा ही नॉमिनेटेड एक मेंबर और होते हैं, वो भी आरबीआई से होते हैं। 3 मेंबर जो होते हैं वो आप समझ लीजिए सरकार की तरफ से आते हैं। तो 3 मेंबर, 6 मेंबरी कमेटी होती है, आरबीआई गवर्नर चेयरमैन होते हैं। मैं अभी उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो ये चेंज आपको समझना है। सो बिफोर 2016 गवर्नर ऑफ आरबीआई was singularly responsible for the formulation of monetary policy. He or she was advised by a technical committee but could veto the decisions of that technical committee. Okay. After 2016, Finance Act 2016 amended the RBI Act 1934 to set up a monetary policy committee. I am going to write down about that. Okay. To set up a monetary policy committee to formulate monetary policy. तो 2016 के फाइनेंस एक्ट ने 1934 के आरबीआई एक्ट को अमेंड किया और एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी बनाई, जिसकी जिम्मेदारी है मॉनेटरी पॉलिसी बनाने की। तो 2016 से पहले मैंडेट तब भी आरबीआई का था, आज भी आरबीआई का है। तब आरबीआई गवर्नर के पास एक्सक्लूसिव पावर्स थी, अब ऐसा नहीं है। अब मैंडेट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के पास चला गया है और अब ये बनाता है देश के लिए मॉनेटरी पॉलिसी। ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का सुझाव कहाँ से आया? आरबीआई ही के द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी, जो कि आरबीआई ही के जो गवर्नर रहे थे उर्जित पटेल,
उनकी अध्यक्षता में बनाई गई। ओके, सो दैट इज़ उर्जित पटेल कमेटी। उर्जित पटेल कमेटी, तो उर्जित पटेल कमेटी के रिकमेंडेशंस और आइडियाज़